मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि कभी आपने सुना है गीता गायन के बारे एक एक शब्द कोई भी उर्दू उसका अलग नहीं है। में? जी। ये सब मैं गीता का ही बता रहा हूँ। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, हाँ। मगर ये न समझो कि मासूम थे। अच्छा। अब वहां हाई स्कूल कौन कौन आया सुनने के लिए? जी। तो फेल हो गया। अच्छा, हाई स्कूल में फेल हो फेल गए। कर गए? जी। 2 बार फेल हुआ हूँ। दीप होटल में गजल हुआ करती थी, अच्छा। कि जो गजल बार जहाँ लिखा है हाँ उसके हाँ हाँ। मोहल्ले में। जी। तो वही मुझे लाले जो वहां ले गया। अब जैसे इनकी गजल एक और है, वो जिंदगी में सब प्यार किया करते हाँ। हैं। वो बहुत राग मशहूर। भीम पलासी है। अच्छा। हाँ, वो थर्ड ईयर का राग है हमारे, वो हम हम्म। सीखे हैं। जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा जा, सुन पावेगी सासन नदिया, जा रे अपने। दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं लेट्स टॉक टू शौर्य में। आज हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, वो संगीत की वो एक विधा जिसने अभी तक सबको एक धागे में पिरो रखा है। इस मिक्सअप की लैंग्वेज इस समय जो चलन में है, हिंदी इंग्लिश मतलब सभी शब्दों सभी शब्दावलियां आजकल की भाषा में आ जाती हैं, लेकिन जो तहजीब, नजाकत और नफासत की लैंग्वेज है यानी कि उर्दू, अगर उसको किसी ने जिंदा करके रखा हुआ है तो उस शख्स का नाम है लखनऊ में मिथिलेश लखनवी। आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे, उनके एक एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे, उनके पूरे जीवन का चित्रण आपके सामने रखेंगे और जानेंगे उनसे हम कि अब तक का सफर कैसा है और शुरुआत कैसे हुई। एक एक परत दर परत, एक एक पन्ने को खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गजल, तहजीब, उर्दू और लखनऊ, इन सब को कोई अलग नहीं कर सकता। स्वागत कीजिए मेरे साथ में मिथिलेश लखनवी जी का। मिथिलेश जी नमस्कार। आदाब, नमस्कार। मिथिलेश जी, कैसा लगता है आपको आज की जो भाषा, आज की जो शैली हो गई है, यहां तक कि संसदीय भाषा भी उतनी सभ्य नहीं रह गई? कितना बड़ा आप चैलेंज मानते हैं कि आज की मौजूदा स्थिति में गजल और उर्दू लैंग्वेज को आपने जिंदा रख रखा है? देखिए, मौजूदा जो समय है जी। वो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हम्म। मैंने तो लगभग मैं 45 साल से गाना गा रहा हूँ, मैं गजल गा रहा हूँ। जी। शुरुआत में मैंने ऑर्केस्ट्रा में भी गाया, लेकिन ये कि मेन हमारा रुझान गजल की ओर था। और जो रही बात लैंग्वेज की, जी। वो तो आप देख ही रहे हैं क्या हालात है। हम्म। मैं हमेशा तहजीब में रहा। मेरे हम्म। घर वाले ने यही सिखाया संस्कार, हम्म। कि सबसे अदब से बोलो, सबके बड़ों के पैर छुओ, प्रणाम करो। वो मैं करता रहा। हम्म। और जुबान की जहां तक बातचीत है, मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि भाई, जुबान का महत्व बनाए रखें, मिठास रखें, आपस में भाईचारा रखें। इसको आप नई पीढ़ी तक पहुंचाने के बारे में कैसे सोचते हैं? जी, देखिए, कभी मैं भी नई पीढ़ी था। जी। जब मैंने स्टार्ट किया, हम्म। गजल गाना मैंने 87 में स्टार्ट किया। वेरी गुड। 87 में मैं अ, फिल्मी गाने गाता था। हम्म। तो उस वक्त गजल बहुत चल पड़ी थी। जी। गुलाम अली, मेहंदी हसन, अनूप जलोटा, पंकज उधास, हरी हरन सब आगे थे। हम्म। तो लोगों ने कहा, यार गजल गाते हो? लोग पूछते थे मुझसे। हम्म। तब मैं रफी साहब को गाता था। अच्छा। मैंने कहा, यार गजल तो नहीं गाता हूं मैं। तो जी। यार गजल का मोल, गजल गाया करो। तो बस वो हमारे एक मित्र थे, जिनकी वजह से मैं एक फील्ड में आ गया। उम्र में मुझसे छोटा ही है वो। उसका नाम है सुभाष चंद्र शर्मा लाले, बहुत बड़ा तबला वादक है वो। अच्छा। उसकी संगत ने मुझे गजल फील्ड में ले आया वो। हम्म। तो स्ट्रगल, शुरुआत टाइम थी। तो दीप होटल में गजल हुआ करती थी, अच्छा। कि जो गजल बार जहाँ लिखा है हाँ उसके हाँ हाँ। मोहल्ले में।
जी तो वही मुझे लाले जो वहां ले गया, तो वहाँ प्रोग्राम होता था, बार था, उसमें गाता था मैं। जी। तो गजल की सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। हम्म। हालांकि वहाँ मिक्सअप प्रोग्राम होता था, मगर ज्यादा गजलें पंकज उधास की, चंदन दास की, और आपके इन्हीं लोगों की ज्यादा हम्म। चल रही थी। वहीं से थोड़ी शुरुआत हुई। अच्छा, तो मिथिलेश जी ये बताइए कि गजल गायकी के लिए आपका रुझान, मतलब देखिए, आपके जैसा आपने बताया कि आपके दोस्त ने आपसे कहा और चाहने वालों ने डिमांड की कि आप गजल भी गाएं, लेकिन रुझान कैसे बढ़ा और मतलब इस चीज को आपने इस तरह से कैसे ओढ़ लिया कि आज वो मिथिलेश लखनवी की पहचान बन गए? क्या कुछ खानदानी विरासत थी, हाँ या किसी चुनिंदा कोई खास ऐसा गजल गायक था जिसको आप सुन के आप उस तरफ आगे बढ़े? जी। जी। एक्चुअली मैं बहुत पिछड़े इलाके का हूँ। जी। तेलीबाग आप लोग जानते होंगे। आज उस समय बिल्कुल गांव था वो। आज तो सर हाँ, अरे आज तो वो साउथ लखनऊ है वो। शहर को फेल कर रहा है। जी कोई ऐसी चीज नहीं जो वहां ना हो। जी 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 जी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ था ही नहीं। अच्छा। मुझे मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। हम्म। तो म्यूजिक का रुझान इतना था कि मैं पहले तबला सीखता था भातखंडे अच्छा। कॉलेज में। जी। तो भातखंडे जाता था किसी तरह से, क्योंकि मेरे घर में संगीत तो था। हम्म। मेरे फादर भी गाते थे, मेरी मदर भी गाती थी, मेरे बड़े भाई भी गाते थे। हम्म। लेकिन मैंने उसको प्रोफेशन अपनाया। हम्म। अब बात रही मैं पढ़ता नहीं था। अच्छा, ये बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग है। मैं पढ़ता नहीं जी। था कि पढ़ाई में, अभी मुझे आप क्लास 3 की मैथ दे दो, मैं नहीं लगा पाऊंगा। और जब नहीं पढ़ता था, 9th तक तो स्कूल वालों ने पास कर दिया गाना वाना सुन के। हम्म। जब आए 10th में, जी। तो मेरा सेंटर गया लखनऊ मॉन्टेसरी सदर। तो अच्छा। तेली बाग से सदर मतलब जाना तब भी मुश्किल था। हम्म। तो खैर, मैंने समझा ये, अब एग्जाम देने जब गया तो पता ही नहीं था हम्म। कि कॉपी में लिखना है। जी। तो हमने समझा कि अभी कोई भी आएगा, अभी टीचर मुझसे गाना सुन लेगा, हम पास हो जाएंगे। अच्छा। अब वहाँ हाई स्कूल कौन कौन आया सुनने के लिए। जी। तो फेल हो गया। अच्छा, हाई स्कूल में फेल हो फेल गए। कर गए? जी। 2 बार फेल हुआ हूँ। हम्म। और दोनों बार, दूसरी बार में तो 2-3 सब्जेक्ट में पास भी हो गया था। हम्म। पहली बार में तो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ था। मैंने पूरी कॉपी में डबल जीरो था। अच्छा। और घर वाले थे कि आप, मेरा लड़का साइंस साइड पढ़ रहा है, डॉक्टर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। हमारे डॉक्टरी समझे, पढ़ाई समझ नहीं आती, डॉक्टरी क्या समझ में आए। लेकिन म्यूजिक समझ में मुझे बहुत आता था। म्यूजिक बहुत, मैं बचपन से गाता था। मैं गॉड गॉड गिफ्टेड सिंगर हूँ। जी। जो आप देख रहे हैं गाते हुए, तो सीखा तो मैंने है, हम्म। लेकिन ज्यादा गॉड गिफ्ट है। हम्म। मतलब उतना पढ़ा नहीं, कढ़ा ज्यादा हूँ। वेरी नाइस। अब इसके नाते, तेरी बात गांव था, उसके नाते मेरे लोकगीत, भजन, फिल्मी गाने, सब कुछ गाता था। हम्म। गजल से दूर था, क्योंकि उधर तेरी बात का मतलब गजल को गजल कहेंगे सब वहां पर, जी। जिंदगी को जिंदगी कहेंगे। जी। तो फिर जब ये सिलसिला 87 में जो होटल में आया ना, दीप में, हाँ हाँ। तो वहां पर फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आना, सुनने लगे। तो वो दोस्त भी मेरा बहुत समझदार था, वो बहुत पहले से तबला बजा रहा था। तो वो जो लैंग्वेज थी, प्रोनाउंसिएशन हम्म। जिसको कहते हैं कि, तो वो थोड़ा ठीक करता था कि यार ये नहीं है, ये बोलो, हम्म। ऐसे करके। तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बढ़ा कि यार जुबान भी ठीक होनी चाहिए। अब जुबान हम कहेंगे तो खराब है ना। जी। तो जुबान पे ध्यान। और सबसे पहले मैं जब गजल गाना शुरू किया, तो 2-3 गजलें मैं गाता था, ज्यादा फिल्मी गाना ही गाता था। हम्म। लेकिन मेहंदी हसन को जब मैंने पहली बार सुना, जी। उस्ताद मेहंदी हसन, गजल के बादशाह। एक तो उनका अम, सोचना, सिलेक्शन ऑफ गजल, जी। हाई स्टैंडर्ड। हम्म। फैज अहमद फराज, हाँ, इन लोग को गाते थे, बड़े बड़े शायरों को, परवीन शाकिर। तो मुझे ये लगा कि अगर मुझे गजल गानी है, हम्म। तो मेहंदी हसन को सुनो। अच्छा। बाकी का तो मैं गा ही लूंगा। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था हम्म। कि जगजीत सिंह को और पंकज उधास को, अनूप जलोटा को तो मैं गा ही लूंगा, हम्म। अगर मैंने मेहंदी हसन को गा लिया। अच्छा। तो शुरुआत मेरी मेहंदी हसन के गजलों से हुई। हम्म। अब उस टाइम लोग पूछते थे, यार मेहंदी हसन साहब को गाते हो? तो मैं कहता था हाँ। वो आती है रंजीत से सही? मैं कहता था हाँ, सुनाओ। मतलब उसने मेहंदी हसन साहब के नाम पे
रंजिश सही दिल दुखाने के लिए रफ्ता रफ्ता वो ये मेरी। जरा तरन्नुम में हो जाए तो कुछ। हाँ ठीक है। जी। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए वाह। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। वाह। तो ये पहली गजल थी। जी। और इसको ये गजलों का सिरमौर भी कही जाती है गजल ये। अच्छा। सबने गाया ये गजल, एक अलग ही पूरी दुनिया में मशहूर है ये। हम्म। अहमद फराज की। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। वाह। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिशी सही। वाह। मिथिलेश जी, एक सवाल ये था कि जो लोग अभी गजल गायकी को सीख रहे हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैंने देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, अभी इस पे आते हैं। लेकिन एक सवाल ये था कि जो लोग आपकी क्लासेस को नहीं जा रहे हैं लेकिन वो गजल गायकी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसमें, इस मौसीकी में क्या जरूरी है? पहले उर्दू को समझना या पहले सुर साधना? सबसे पहले सुर साधना। अच्छा। तलफ्फुज बात की चीज। तलफ्फुज बात की चीज है। जी। आप पहले सुर साध लीजिए। तलफ्फुज साहब तो कोई ना कोई उस्ताद, कोई उर्दू जानने वाला आपको समझा ही देगा। एक नो डिसरिस्पेक्ट टू द लेजेंड, लेकिन बहुत सालों तक उदित नारायण जी ने। जी जी। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ जी गया। जी जी जी। अरे तो सोनू निगम ने गलत सलत गाया है, जी। लेकिन जो उनके जो उस्ताद थे, लखनऊ के थे, हम्म। उस्ताद गुलाम मुस्तफा साहब, अच्छा। बहुत बड़े, मतलब तो डेथ हो गई उनकी। हम्म। तो वो हमारे पारिवारिक थे एकदम। जी। उनकी बेटी हमें आज भी हमारी फ्रेंड है, हम्म। उनका दामाद है, वो गाता। तो उनके साथ जब ये सीखने लगे बम्बई में सब, हम्म। उनके शागिर्दों में शान, अच्छा। सोनू निगम, जी। हरिहरन, हम्म। आशा भोसले तक ने उनसे गाना सीखा है। क्या बात तो वो है। मुस्लिम होने के नाते उनकी जुबान भी बहुत अच्छी थी, हम्म। तो उन्होंने बहुत दुरुस्त कराया। अच्छा। हाँ, तो ये है। बात उस्तादों से निकली है तो मैं क्या, सारे लोग जानना चाहेंगे कि मिथिलेश लखनवी जी के उस्ताद कौन थे, पहले उस्ताद कौन जी, थे, और जिन्होंने आपको तराश के यहां तक पहुंचा दी? मेरे उस्ताद बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं लखनऊ के। हम्म। वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा। हाँ, ज्यादा उम्र बड़े हमारी लकी तो हैं छोटा आप। बड़ा नहीं है। जी। हाँ, हमसे 2 साल बड़े हूँ, 2-3 साल ऐसे ही होंगे हम्म। बस। और हमसे ज्यादा स्मार्ट खूबसूरत आदमी है वो। अच्छा। उनका नाम है उस्ताद गुलशन भारती। अच्छा। बड़ा नाम है आज लखनऊ के अंदर। 90% उनके शागिर्द हैं जो गजल गाते हैं। वेरी नाइस। जी। और क्लासिकल जो मैंने सीखा, हम्म। विशारद तक मैंने सीखा है, जी। वो पंडित धर्मनाथ मिश्रा जी। अच्छा। वो भातखंडे में लेक्चरर थे, ठुमरी गजल के। हम्म। तो उनसे मैंने विशारद तक गाना सीखा, हम्म। क्लासिकल। और गजल गायकी उस्ताद गुलशन भारती। अच्छा। जी। कुछ क्लासिकल में सुनने को मिल सकता है क्या? मुझे नहीं, अब दर्शकों जैसे को। ये जो गजल थी मैंने गाई, जी। अ, रंजिश सही, ये क्लासिकल ही है। जी। ये राग यमन में, अच्छा। नीरे गरे नीरे सा पामा गरे नीरे सा रंजिशी सही, है ओके। ना। अब जैसे इनकी गजल एक और है, वो जिंदगी में सब प्यार किया करते हाँ, हैं, वो बहुत राग मस्त। भीम पलासी है। अच्छा। हाँ, वो थर्ड ईयर का राग है हमारे, वो हम हम्म। सीखे हैं। जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने मंदिर वा जा, सुन पावेगी शासन नदिया, जा रे अपने। भीम पलासी है।
जी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मेहंदी से सामने सब क्लासिकल ही गाया। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में जा जा रे। वही राग है सिंपल से। वाह। सुन, सुना हूँ सदा रंग तुमको चाहते हैं, का का तुम हमको छगन दिया जा जा रे। अब इसका अंतर देखिए। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तस्वुर भी जुदाई का वाह। भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, प्यार का बन के निगहबान तुझे चाह। अब ये सब रागों में गजल है सारी। बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा लीक से हट के एक क्वेश्चन करते हैं। बताइए। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, राजनीतिक परिवेश जिस जिस तरह से बदलता है, सबसे पहला विवाद जो खड़ा होता है वो भाषा का विवाद खड़ा होता है। हिंदी और उर्दू को दो अलग अलग खानों में रखने की कोशिश की जाती है। उर्दू को विदेशी भाषा बताया जाता है। इसके ऊपर मिथिलेश लखनवी के क्या विचार हैं? ये सब राजनीतिक बातें हैं जी। हिंदी उर्दू जी। दोनों बहनें हैं, छोटी बड़ी, बल्कि बराबर की बहन है, जुड़वा। अच्छा। छोटी बड़ी नहीं कहूंगा मैं। जी। जिस इंसान को उर्दू नहीं आती है उस संसार में उसको कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं आपको। जी। सबसे आप डिस्कशन करिए। अब डिस्कशन को डिस्कशन हम बोले तो समझ जाएगा ये अनपढ़ है, जाहिल है। जी। जैसे ये आजकल के नेता लोग बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा तमाम है। तो ये राजनीतिक बातें हैं। बाकी जो हिंदी उर्दू को चाहते हैं उनमें बहुत बढ़िया तालमेल है। अभी कल भी मैंने बशीर बद्र साहब के डेथ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जी। प्रेस क्लब में, मैंने इसमें गाया भी। जी। एक से एक लोग, हिंदी वाले भी उर्दू वाले सब बैठे हुए थे, सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे थे। अब नाम किसका लूं, सिराज मेहंदी साहब, अम्बार रिजवी साहब, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे, अनीस अंसारी साहब, अखिलेश सिंह, सर्वेश अस्थाना। अब देखिए, है ना, हिंदू, मैं खुद था वहां पे। तो ये सब लड़ाने वाली बातें हैं, वरना हिंदी उर्दू दोनों बहनें हैं, इनको बराबर नजर से देखना चाहिए। आप जब भी गजल गाने के लिए कोई गजल चुनते हैं तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं, उसके अल्फाज या उस गजल की रिदम? नहीं, सबसे पहले अल्फाज। अगर अल्फाज अच्छे गजल के नहीं तो वो कंपोजिशन अच्छी होगी ही नहीं, तो हम गाएंगे क्या उसमें? जी। है। और मैंने कोशिश की है हमेशा, मैं थोड़ा मतलब हाई फाई गजलें जो है जिनको कहते हैं, जो लोग, क्योंकि सुनने वाले हमारे बड़े स्पेशल लोग हैं, तो उनके लिए हम सस्ती गजलें नहीं गा सकते। जी। प्रोग्राम में गाता हूं मैं। अच्छा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ, ये भी गाता हूं जी। चांदी से रंग है तेरा, मुहैया न जग से इलाज, ये भी गाता हूँ। जी। लेकिन जहाँ गजल की महफिल होती है भाई, वहां तो ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसी क्या गजल गाऊं ये उर्दू वाले खुश हो जाए, हिंदी वाले भी खुश हो जाए, वो फिर देखना पड़ता है। मिथिलेश जी, एक हिंदी और उर्दू की चर्चा चली है, तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि कभी आपने सुना है गीता गायन के बारे में? यदि गीता गायन, इस विषय पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, जिन्होंने स्वयं गाया है उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जबानी। इस विषय पर पूरा प्रकाश आप डालिए। हाँ, ये मेरे लिए बड़े फर्क की बात है, गर्व की बात है कि इतना बड़ा ग्रंथ जी, श्रीमद् भगवत गीता जी, उसको मैंने और पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने एक साथ गाया है। अरे वाह। और कुछ समस्या की वजह से वो मंजरे आम पे नहीं आया, और कुछ आपस की थी हम लोग की, उसमें इसके लिए वो आ नहीं पाया।
हम्म। लेकिन उसको आपकी मैंने, और अनूप जलोटा के नहीं, अनुज बीच में? लोटा के बीच नहीं, नहीं, फिर ये इस ऑर्गेनाइजर्स प्रोडक्शन के साथ? ऑर्गेनाइजर जिनने जी। इसको पैसा खर्च करके बनवाया था, हाँ हाँ। और बाद में वो भी इसमें आ गए थे, अनवर जलालपुरी साहब भी, अच्छा। जिन्होंने लिखा था इसको, उनके हाँ, कहने में आ गए। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डिटेल बता में रहा प्रकाश हूँ, कर डालिए। यो मुझे एक प्रोग्राम में मिले थे, एक मुशायरे का प्रोग्राम था, उसके पहले मैं गा रहा था, हम्म। तो अनवर जलालपुरी साहब पद्मश्री हो गए थे, बाद उसी किताब के चक्कर में पद्मश्री हुए, हमें कुछ नहीं मिला। हम्म। तो उन्होंने सुना मुझे, तो जब खत्म हो गया प्रोग्राम तो मुझे बुलाया, क्या इधर बेटा यहाँ हो। मैंने कहा, हम उनको जानते थे, हम उनके फैन थे, शुरू से मुशायरों में जाता था मैं। कहने लगे, बेटा मैंने एक ग्रंथ लिखा है, हम्म। श्रीमद् भगवत गीता को उर्दू शायरी में लिखा है। अरे वाह। तो मैंने कहा, तो बहुत बड़ी बात है, आपने लिखा है, हम्म। लेकिन अगर उसमें आप अपना स्वर दे दें तो मजा आ जाएगा, जो खर्चा वर्चा होगा हम कर देंगे। हम्म। हमने कहा, आपके घर आता हूँ। हम्म। मैं घर गया मिलने उनसे, उन्होंने हमको एक अध्याय, जी। 4-5 पन्ने दिए हम्म। कि बेटा इसको कंपोज करो, हम्म। फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, मेरा भी ये था कि भाई ये गाएंगे तो नाम हो जाएगा, बड़ा ग्रंथ है। हम्म। तो उसको मैं ले गया, घर कंपोज किया, जी। फिर उनके घर गया मैं तबले वाले को लेकर सुनाने की। हम्म। अब सुनिए क्या था वो, एक एक शब्द कोई भी उर्दू उसका अलग नहीं है, जी। ये सब मैं गीता का ही बता रहा हूँ। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, वाह। मगर ये न समझो कि मासूम थे। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश के दुनिया, अब चाहत हम्म। को ख्वाहिश कह दिया, जी जी। उन्हें भी थी ख्वाहिश के दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम, वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम। उसे रब ने ऐसी नजर बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली। संजय को वाह। समझता है ना। बिल्कुल। धृतराष्ट्र राजा भी थे, बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी। वाह। मोहब्बत से बेटों की सरशार थे, अजब तरह के वो भी किरदार थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि सब जान ले, सभी लड़ने वालों को पहचान ले। कहानी तो संजय सुनाता रहा है, मैदान में क्या ये बताता रहा। वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए, वहीं से जले धर्म के भी। ये पहला अध्याय है। वाह। इसके 1661 1761 दोहे हम्म। सब गाया था हम लोग, ये जी। पहला अध्याय था। आपको क्या लगता है इसको रोक देने के पीछे क्या कोई सियासी साजिश? नहीं, बेईमानी आ गई मन में। अच्छा। हाँ, कुछ हमारे दोस्त भी में शामिल हो गए, वो चाहते कैसे? थे कि वो भी गाएं इसको, अच्छा। क्योंकि अगर ये रिलीज हो जाता, हाँ। और इसको माननीय मोदी जी रिलीज करने वाले थे, हम्म। लेकिन सबके मन में बेईमानी आ गई। अच्छा। मैं मैं डिप्रेशन में चला गया जब मेरा नाम काटा गया उसमें से। समझिए आप, जिस आदमी को मैंने 5 साल दिए, सुबह से लेकर, मैं नौकरी में रेलवे में था, लेकिन हाजिरी लगाने के बाद मैं उन्हीं के साथ रहता था। बताइए। एक संस्था थी यहाँ, हेल्प यू ट्रस्ट, उसके वो ट्रस्टी थे जी। सब, उन्हीं के सब किया हुआ खेल था। उनके बहकाव में अनवर जलालपुरी भी आ गए, उनके बच्चे भी आ गए। फिर उसने मुझे दूध की मक्खी तरह उसमें से निकाल दिया। हासिल क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, किताब बेच रहे हैं वो, उर्दू शायरी में गीता। और क्या अच्छा, आप करेंगे? किताबें बेच रहे हैं वो? हाँ भाई, वो गाते तो है नहीं, हाँ। गाता तो मैं हूँ। तो जब मैंने गाया तो मैं ही तो गाऊंगा, जाहिर तो सी मैं ही बात है। गाऊंगा तभी फेमस होगा वो। अनूप जोटा गाएंगे तभी फेमस होंगे। उसने क्या किया है कि मेरे दोस्त हैं मुंबई में, जो जी डायरेक्टर हैं वो जी। लखनऊ के ही हैं, उन्होंने उसको बरगला लिया
और हमारा गाना हटा करके हम्म। अलग से अनूप जलोटा जी से गवा लिया पूरा। अच्छा। तो मेरे साथ तो धोखा हो गया। हाँ। लेकिन देखिए, मैं सीधा आदमी हूं, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। हम्म। हालत ये हुई, कहना नहीं चाहिए, अनवर जलालपुरी साहब बाथरूम में गिरे, हम्म। ब्रेन हेमरेज हो गया, दोबारा उठ नहीं पाए। उनके बेटे को हार्ट अटैक पड़ा, मल्टीपल अब बच गया वो। लेकिन किसी के साथ मैं कहने गलत करता आदमी तो उनकी संस्था एलपी ट्रस्ट खत्म हो गई, हम्म। मैं चुपचाप बैठ गया। क्योंकि ये तो धर्म कर्म का काम था। काम ये है। मतलब श्रीमद् भगवत गीता, जिनको भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है, जी, वो जिन्होंने बचपन उपदेश दिया, सही बात। जिन्होंने बचपन ऐसा जिया कि आज भी लोग कोई भी याद बच्चा अगर बदमाशी कर रहा होता तो कान्हा, हाँ, प्यार से कान्हा बुलाया कृष्ण से जाता। जोड़ा जाता है इसको। और जब लड़कपन जिया तो कहाँ कृष्ण कन्हैया बने घूम रहा है। और जब ये बहुत गीता का चीजें उपदेश दिया, हमारे धर्म में तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है ना। नहीं मिथिलेश हर जी, चीज को कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ा हुआ है। नहीं मिथिलेश जी, वही अगर जन जन तक ये श्री कृष्ण की वाणी, श्री कृष्ण का दिया हुआ उपदेश अगर जन जन तक पहुंच गया होता, श्रेय किसी को भी मिलता। लेकिन उसके पीछे की जो नियत है वो तो वहां तक पहुंचती ना। इतना छोटा सोच गए। चलिए खैर, उनकी सोच उनको हाँ, लेकिन अभी मुबारक। मुझे ऑफर है, जी तो मैं उनके बच्चों से बात कर रहा हूँ, अनवर जलालपुरी साहब से, जी। कि इसको मैं फिर से दोबारा रिलीज करना चाहता हूँ। हम्म। अनूप जी मेरे साथ दोबारा तैयार है करने के लिए। अरे वेरी नाइस। हाँ, तो अभी वही बात चल रही, देखिए क्या होता है। गजल में शायरी का बहुत बड़ा योगदान बहुत है। बड़ा योगदान। कोई ऐसा शेर जो आपको बहुत दिल तक छू गया हो और उसको कभी आपने अपनी गजल में पिरो दिया हो, बहुत ऐसा बहुत शेर, बहुत कोई शेर है। एक खास कुछ विशेष? जैसे अभी बशीर बद्र साहब का एक जी शेर है, जी। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, हम्म। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। वाह। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, हम्म। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। आहा, वाह। तो इसको कभी आपने गजल में यस, इस्तेमाल किया है? अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। मिथिलेश जी, अभी तक आपसे गजल गायकी और उसकी टेक्निकलिटी पे जो भी बात हुई, लेकिन अब थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मिथिलेश लखनवी, एक अभी आपने अपने बारे में एक बात बताई थी कि आप 2 बार फेल हुए। हमारे यहाँ के जो मतलब भारत के पिता, और खासकर एक कॉमेडियन ने कहा था कि भारत के पिता मैथमेटिक्स और यूपी के पिता क्वांटम फिजिक्स, किसी को समझ में नहीं आते। तो पिताजी ने कभी कुछ सख्ती वक्ति की? अरे बहुत की। फेल होने पे क्या हुआ? अरे फेल, घर से निकाल दिया ना फिर। ये चीज आपने बताई, गायब कर दी थी। देखिए हुआ क्या था? हम बता रहे, 2 बार फेल दो होने के बार बाद फेल क्या हो हुआ? गए। जी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि रेलवे में थे फादर मेरे, वो भी क्वांटम फिजिक्स थे, उतने ही सख्त थे? हाँ सख्त थे बहुत जी। क्योंकि सख्त नहीं थे, हाँ। लेकिन मैं पढ़ता नहीं था इसलिए सख्त थे। जी। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा तुमको, हम्म। मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, अभी एक आदमी कमाने वाला 10 लोग खाने वाले। हम्म। तो खैर वो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मुझे मेरे बड़े भाई आईटीआई कर रहे थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा मेरे भाई से कि इसको भी आईटीआई करा दो, क्योंकि हाई स्कूल तो पास नहीं है, तो कौन सी ट्रेड मिलेगी। मेरे भैया ने कहा कि वो वेल्डर की ट्रेड मिलेगी, वेल्डर। अच्छा। चश्मा लगा के, बोले उसी में करा दो इसको, इसके लिए वेल्डर की दुकान खोल दूंगा, ये सब करेगा, कुछ तो करे। आईटीआई में करा दिया एडमिशन जी। 8वें पास वालों को वही मिलता था। अच्छा। तो मुश्किल से मैं 5-6 महीने गया था और ज्यादा कम ही। हम्म। लेकिन मैं लौट रहा था वहां से, तो मैं ढोलक बड़ी अच्छी बजाता था, ढोलक। लौट रहा था तो एमईएस कैंट में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा। अब उत्सुकता बहुत, मैं अरे भाई उस वक्त ऑर्केस्ट्रा का मतलब बहुत बड़े कलाकार। मैं चला गया, सुनने लगा वहां पर। तो एक हमारे मोहल्ले के वहां खड़े थे, तुम कैसे हैं, मैं सुन रहे हैं, गाना गाओगे? मैंने कहा गा देंगे।
बुलाया उनको, जिन ऑर्केस्ट्रा के जो डायरेक्टर थे, श्री रंजन लाल राजन, अभी अच्छा। हैं वो, मैं उनका अच्छा। बड़ा सम्मान करता हूँ, जी। और बिजली विभाग में थे, रिटायर हो गए, वो एकॉर्डियन बजाते थे। उन्होंने मौका दिया मुझे वहाँ, जी। तो मैंने ढोलक भी बजाया और गाया। तो उनको लगा ये तो अच्छा है, एक टिकट में 2 तमाशे हैं। अच्छा। तो हमने कहा भैया हमको रख लो ऑर्केस्ट्रा में, पढ़ाई में मन लगता नहीं था। तो बोले 3 प्रोग्राम फ्री करने पड़ेंगे, हमसे बोले उससे, वो शोषण कलाकारों का जो होता है। जी जी जी। मैंने, अब जब मुझे आगे बढ़ना था, मैंने कहा हम कर देंगे 3 प्रोग्राम फ्री। अब तेलीबाग से साइकिल से मैं ऐशबाग जाता था, अरे बाप रे। रिहर्सल करने। जी जी जी। और प्रोग्राम के लिए भी जाते थे तो वहीं जाते थे, उनके साथ फिर जाते, साइकिल थी मेरे पास। लेकिन 2 प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे तीसरे प्रोग्राम में पैसा दिया 30 रुपया। अच्छा, तब 30 हाँ, रुपए। 83 की बात, 81 की बात है। और आज वो क्या वैल्यू रखता है? आज एक रुपया कम से कम 3 लाख तो होता ही, कम से कम। उस जमाने का हाँ 30 रुपए आज का? हाँ, यस। अरे भाई उस टाइम 3-4 रुपए लीटर पेट्रोल था। तो खैर उनके ऑर्केस्ट्रा में जम गया, फिर जाने लगा। फिर लखनऊ की सभी ऑर्केस्ट्रा में मैंने बजाया गाया। एक बहुत बड़ी ऑर्केस्ट्रा थी वहां पर, तो वो उनके बहुत प्रोग्राम होते थे, तो मैंने समझा तो इनके साथ चला जाए। वो उन्होंने मुझे बुलाया, निर्मल पॉल अभी हैं वो, उनके प्रोग्राम बहुत होते थे। तो मैंने कहा इनके साथ जाएंगे तो ज्यादा प्रोग्राम होंगे, पैसा ज्यादा मिलेगा, चले गए, बुला लिया। वो चाहते थे कि मैं आ जाऊं, उनके साथ 2-3 साल मैंने बजाया। 85 तक मैंने ऑर्केस्ट्रा में और सब में बजाया, मैंने गाया भी। एक दिन क्योंकि हालात ठीक नहीं थे, पैसा सब तो होता नहीं था, और फादर नाराज अलग रहते थे, तभी तक मैं घर में था। तो एक दिन मैंने कहा कि निर्मल पाल जी से, जो ऑर्केस्ट्रा डायरेक्टर थे, मैंने कहा भैया कुछ पैसा बढ़ा दीजिए, तेलीबाग से आते हैं साइकिल से, और ये वो। उस दिन मैं कोलाबरी चप्पल पहने हुए था। तो मुझे एक शब्द उन्होंने कहा, जूते जूते तुम्हारे पास है नहीं, तो 50 रुपया मांग रहे हो हमसे, अच्छा। जूते पहन के आओ फिर पैसा लेना। जी। मैं सिंह राशि का आदमी, थोड़ा जिद्दी टाइप का हूं मैं। हाँ, छोटी छोटी बातें मुझे पिंच करती, बड़ी बातें पिंच नहीं करती। जी। जैसे ही उसने कहा कि अच्छा, उस टाइम दारू जब मैं पीता था, अच्छा। आज भी पीता हूँ कभी कभी, अच्छा। तो तब तक 2-3 पैग लग चुकी थी। एक मेरा दोस्त और था, वो कांगो बजाता था, हम दोनों साथ ही गए थे उसके ऑर्केस्ट्रा में। हम कानू बजाएगा तो क्या हुआ, हमको ऐसे कह रहा है, उठ रहा भाई, बीच प्रोग्राम में प्रोग्राम छोड़ के चले आए, और ये कह क्या है कि आज के बाद कभी ऑर्केस्ट्रा में गाँव बजाऊंगा नहीं, तुमको करके दिखा दूंगा, मिथिलेश लखनवी बन के, तब लखनवी नहीं, मिथिलेश कुमार बन के मैं दिखा दूंगा तुम्हें गायक। बस उसके बाद से ऑर्केस्ट्रा में कभी नहीं गया। हाँ, फिर शुरू से हम लोगों ने मुझे बहुत हंसे, मैं हारमोनियम तबले से गाना गाता था। एक दिन उन्हीं की ऑर्केस्ट्रा थी, और मैं तबले वाला और मेरा ये मैं, उनका पूरा प्रोग्राम फेल हो गया, हमको तबला हारमोनियम पर पब्लिक ने सुना। जिद का साथ प्रकृति ने। बहुत धीरे धीरे चलता चला गया, लोगों ने साथ दिया, बहुत ईश्वर ने बहुत, मैं सबका सम्मान बहुत किया। और 87 आते आते मैं रेडियो से अप्रूव्ड हो गया। अरे वेरी, आकाशवाणी से। बहुत बढ़िया। हाँ जी, 27 लोगों में अकेले पास हुआ था। आज के तो गजल गाय लखनऊ में कमाल खान है जी। वो फेल हो गए थे, मैं पास हुआ था। और बड़े भारी उस्ताद, ये राशिद साहब जिनकी डेथ हो गई जी। उस्ताद राशिद, इनके नाना ऑडिशन लेने हमें आए थे, उस्ताद निसार हुसैन खान कलकत्ता से, उसमें अकेले पास हुआ था मैं। अरे वेरी, 27 लोगों में। तो बस वहां से फिर जब रेडियो में पास हो गया, हाँ उसके बाद पहले मैं घर छोड़ दिया था। तो मेरे उस्ताद थे अहमद मियाँ, उनके घर पे हम रहते थे, जो खाना बनाना ये करना सब करते थे। तो रेडियो से उन्होंने मेरा फार्म भरवा दिया था कि भर दो, तो गजल में गाता ही था, मैं पास हो गया जी। उसके बाद मैंने पिताजी को अपने खबर भिजवाई, मैं घर नहीं गया। लोग आते थे, मिलते थे हमारे गांव के मोहल्ले, बता देना कल हमारा गाना रेडियो में आएगा, आकाशवाणी में। उस टाइम आकाशवाणी में गाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ऑर्केस्ट्रा में गाना अपने बहुत बड़ी बात थी। हम ऑर्केस्ट्रा में छोड़ के आए थे। तो मेरे पिताजी से मेरी अम्मा ने बताया कि
वो मिथिलेश का फोन आवा रहा, हमारे यहाँ अवधि बोली जाती है, जी। वो मिथिलेश का फोन आवा रहा, वो कहीं से है, वो कल गाना आई कल रेडियो में। पिताजी हमारे गुस्सा आ गए, कहने लगे वो साला रेडियो में क्या गाएगा, हुँ, आवारा है वो, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। हुँ, अब मैंने कहा नहीं, खबर भेजो भाई से, कल गाना आई 12 बजे, हुँ, तब 12 बजे लाइव आता था। अच्छा। तो मेरे पिताजी गए, रेडियो खरीद के लाए, हुँ, अच्छा। नया, अ, मर्फी चलता था, हुँ, मर्फी और हुँ, बुश। मेरे घर पे कभी आप आएंगे जी। तो हमारा मोहल्ला है पूरा, हम पूरा परिवार, हम लोग करीब 40-45 लोग एक साथ रहते हैं। हुँ, हुँ, अब सबका अलग अलग है, हुँ, हुँ, बीच में पेड़ लगा था बहुत बड़ा, पकड़िया का बहुत बड़ा पेड़, हुँ, 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 तो कट गया। तो पिताजी ने कहा अगर इसमें गाना 12 बजे नहीं आया, अम्मा से हुँ। हमारी बोले, तो उसको जूते मारते हुए लाऊंगा। खैर, अम्मा ने मैं सबको मोहल्ले वालों को बता दिया, आज हुँ, मिथिलेश रेडियो में गई हैं, हुँ, आज मिथिलेश गाना आई रेडियो में गई हैं कहीं ने। तो भाई बजा, हुँ, ये आकाशवाणी लखनऊ है, दिन के 12 बज रहे हैं, अब आप मिथिलेश कुमार की आवाज में गजलें सुनिए। वाह! टर्निंग पॉइंट लाइफ जी, का। जी, 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 जी। जब वो बजा तो पिताजी की आंख में आंसू आ गए। हुँ, हम भी बहुत रो थे, इस बात को मेरी अम्मा ने बताया। हुँ, तो सबने सुना, सब, और मोहल्ला हमारा सब आ जाते थे, हमको सब पसंद करते थे हम गाना। एक पिक्चर आई थी ना वो, नहीं, हाँ, सावन को आने दो, हुँ, उसमें जो अरुण गोविल का रोल था वही मेरी भाभी हमको पसंद नहीं करती थी, अच्छा। सब आवारा आवारा कहती थी हमको सब। हुँ, हुँ, तो वो जब गाना आ गया तो पिताजी हमको लेने आए फिर, हुँ। हमारे आप तब तक घर से निकाले ही हुए थे, हाँ, घर नहीं मेरे जाते थे। पिताजी ने कहा कि घर चलो, हाँ, चलो तुमने कर लिया जो तुम्हें कहना, तो अब घर चलो। हम कहा ठीक है बाबू, आ जाएंगे रात में, आ जाओ। हुँ, क्या ठीक है, गुस्साए फिर आ जाना, कहने लगे बता दे रहे तुमको। अच्छा, हमारा मन इधर लग गया था, अच्छा, बात कर सिंगिंग लिए में। ये वो जी, सब, जी। हम कहीं जाना नहीं चाहते थे, हम हुँ, घर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर हम घर गए, हुँ, वही माँ थी हमारी, हमको कोई ना माने हम सबको मानते थे। हुँ, अम्मा हमारी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अभी वो 94 साल की उम्र में मरी हैं, डेथ हुई है हुँ, 17 में। जी, फादर तो हमारे बहुत पहले 83 में खत्म, अरे! वो 88 में। अच्छा, मगर वो जान गया था कि अब ये कर लेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी तो बात है उस समय हाँ, बच्चे का गाना सुनने के हाँ, लिए पूरा रेडियो खरीद पूरा लाना। खरीदना है और सब बैठे मोहल्ले के लोग सुन रहे थे, तो जी। टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर हम दीप में गाया, हुँ। फिर मैंने कुछ दिन कोहिनूर में गाई, जो टीडीपी ने है। जी, 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 जी। हाँ, हाँ। उसके बाद हमें क्लास में मौका मिल गया। क्लार्क्स अवध। हाँ, और क्लास उस वक़्त लखनऊ में एक ही होटल था, उसको 5 स्टार, 3 स्टार सब लोग कहते थे। जी, जी, जी। बस वहाँ मैं जब गया, तो मेरी किस्मत पलट गई। हुँ, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि लक क्लार्क्स ने क्या क्लास बना दी? क्लास मेरे लिए मंदिर जैसा है, मैं भी जाता हूँ तो वैसे करता हूँ। अच्छा। क्लास कोई में क्या जब घटना हुई थी वहाँ इसमें? तो बहुत घटनाएँ, वहाँ तो ना जी। पूछो। वो मिथिलेश लखनवी वहीं से बन गया। अच्छा, क्या हुआ था? मतलब हम जब क्लास में गए, हुँ, तो कमाल गाते थे वहाँ पे, कमाल खान वो हुँ, गाते थे। हुँ। उनको हटा के मुझे रख लिया, तो हमारा उनका थोड़ा अनबन भी हो गई थी। जी, खैर, तो तब ताज नहीं बना था। ताज गोमती नगर। हाँ, नहीं हुँ, बना था कोई, इसके अलावा क्लास के अलावा कोई होटल नहीं था। ये हुँ, छोटे-छोटे दीप और ये सब थे। हुँ, हुँ, वहाँ लखनऊ की क्लास जंट्री आती थी सुनने के लिए। छुट्टी एक दिन भी नहीं थी। हुँ। हमने ऐसी जगह वहाँ बनाई, सौरभ जी, कि हमसे पूछ के लोग आते थे। अच्छा, क्या आज आप गाएँगे? हाँ, 91 मेरे घर पे फ़ोन लग गया था। हुँ, हरबंस जायसवाल साहब थे, बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र, वो हमको बहुत मानते थे। उन्होंने फ़ोन लगवाया मेरे घर पे अपने पैसे से। हुँ, वो हमको बुलाते, उनको स्टूडियो में गाता था मैं। तो कहते यार तुमको बुलाने के लिए भेजना पड़ता है, फ़ोन लगवाओ। मेरे पास पैसा ही नहीं है, फ़ोन कहाँ लगवाएँ? हुँ, या मैं दे रहा हूँ पैसा। हुँ। ₹1000 जमा हुआ था, याद है, 1100, 1100 कीमत थी उस टाइम भाई साहब, जी। 91, 90। खैर फ़ोन लग गया तो सबको आराम हो गया। अब हमारे घर पे इतने फ़ोन आए, "अरे भाई मिथिलेश जाओगे नहीं जाओगे आज?" हाँ, हाँ, तो हमारे 12 लोग की सीट बुक कर दो। अच्छा। मेरे हाँ, से पूछ के लोग आते थे। हाँ। ये भगवान की बड़ी कृपा रही, मैं क्या कहूँ। जी। और फिर लोग सुनाता था मैं। हुँ, एक-एक लखनऊ के बिज़नेसमैन को मैं जानता था, नाम। जैसे कोई इंटरव्यू देता था तो मैं, "अरे! ये हमारे महफ़िल में आज ये आ गए।" वो आदमी खुश हो जाता था। शौर्य जी, इस होटल की कमाई से मैंने घर बनवाया, हुँ, अपनी शादी खुद की, हुँ, बहुत कुछ पाया मैं वहाँ से। मुझे बहुत सम्मान मिला। आईएएस, पीसीएस, एमएलए, एमपी सब हमको जानते थे।
कोई ऐसा नहीं था। इमरान सिंह यादव, बेनीवाल वर्मा, ये सब आते, कल्याण सिंह जी सब आते थे वहाँ खाना खाने, दारू ये सब हमको सुनते थे। हम्म। और हमारा कोई काम नहीं, वही बस वहीं से फिर 91 में वहाँ गया, फिर हरमन जायसवाल जी ने मुझे कल्चरल डिपार्टमेंट में लगा दिया। अच्छा। मतलब उनके प्रोग्राम में जाने लगा मैं। हम्म। उस टाइम बड़े बड़े कलाकार, उनके नाम पे 2-3 लोग थे, इकबाल सिद्दीकी साहब, अशोक वर्मा, अंजना बनर्जी, निर्मला कुमारी जो समाचार पढ़ते थे, जी। ये बड़े कलाकार। हम्म। इन लोगों के बाद हमारा नंबर आया। हम्म। फिर वो क्लास पे जाने के बाद तो बात दूसरी, मतलब भाई मुझे फुर्सत नहीं थी कि मैं उसी टाइम में आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर भी हो गया, अरे, संगीत का ही। संगीत के टीचर। जी। 91 से 97 तक वहाँ किया मैंने। हम्म। और दोनों, मैं सुबह स्कूल जाता था, शाम को मैं क्लास। क्लास में। पैसा खूब बटोरा मैंने, हम्म। कहता रहा हूँ, घर बनवाया, शादी की बड़ी बात है, गाड़ी बड़ी खरीदी सब। तो क्लास तो मेरे लिए मंदिर जैसा है। हम्म। वहां से किस्मत बदल गई, ये जान जी। लीजिए आप। फिर स्ट्रगल जैसी चीज नहीं रह गई, हम्म। मतलब स्ट्रगल, लेकिन 10-12 साल बहुत स्ट्रगल रहा, नहीं, बहुत ज्यादा। स्ट्रगलिंग फेज के बारे में तो आपने बताया कि फेल हो जाने के बाद में घर से निकाल दिया जाना, ऑर्केस्ट्रा छोड़ देना, फिर उसके बाद में। साइकिल नहीं थी, साइकिल जी। हम किसी के साथ वही सड़क पे खड़े होते थे, हाँ। एक किद्दू की साइकिल निकलती थी, वो गांव था, हाँ। तो ऐसे किसी को बोलता था भैया बैठा लो, कहता था चला लो, अच्छा। तो हम चलाते थे, वो बैठता वो था। बैठते थे, और सदर छोड़ देता था। सदर से पैदल भातखंडे कॉलेज, अरे। पैदल 2.5 किलोमीटर करीब। जी। पैसा होता नहीं था कहाँ से, तांगा चलता था, उस पर नहीं अटल नहीं लेता था, नहीं बैठ पाते थे, पैसा नहीं होता था। हम्म। तो जब दीप वीप में गाने लगे तो थोड़ा पैसा हाथ में आने लगा, हम्म। और रात में जाता था मैं घर हम्म। किसी तरह से। रिक्शे वाले जाते नहीं थे, सदर से रिक्शा मिलता था, जी। कहना ये हमला जाइए भैया, वो लाल कुर्सिया वाले महाराज बहुत है। तो जाता था रिक्शा वाला, मतलब मैं घर पे सोता था, अच्छा। भैया हम सुबह चले जाए, हम बाहर सो रहे हैं। हाँ। फिर रात में वहां से चलती थी स्कूटन की बस और हम्म। एचएल की बस, हम्म। उसमें एम्प्लॉइज लोग रात में 11-11:30 बजे जाते थे। तो मैं सदर में जाकर खड़ा हो जाता था, बसें वहीं से आती थी, हम्म। तो हमको बैठा लेता था, अच्छा। 1 रुपये लेता था। एक दिन से पूछा ड्राइवर ने, क्या करते हो? मैंने कहा कि गाना गाते हैं हम तो। अरे वाह, अच्छा तुम सुनाओ। तो सुनाने लगा। कौन सा गाना गाया था? हाँ, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, ये गाना। हम्म। तो कह रहे ये तो कलाकार है यार, इससे पैसा मत लिया करो। अच्छा। तो 1 रुपये अभी बचे। हाँ। तो मेरे फादर ने देखा कि रोज ये 1 बजे 12 बजे आता है, हम्म। तो ये मानेगा नहीं, करेगा यही। हम्म। तो मैंने भाई साहब से कहा, बड़े भाई साहब से, उन्होंने, हम्म। वो भी गाते थे, जी। सप्लाई ऑफिस में इंस्पेक्टर थे, कि इसको गाड़ी दिलवा दो, हम्म। ये रात में आता है, स्कूटर को दिलवा दो पुराना। तो हमसे बोले देखो तुम्हारे लिए 10,000 रुपया रखा है मैंने, शादी की है तुम्हारे, हम्म। कहो शादी कर दें, हम्म। कहो गाड़ी दिलवा दें। हमको शादी वादी छोड़िए, बोले हमको गाड़ी दिलवा दी। हम्म। वो गाड़ी लिया, उसका नंबर था UTC 5333। अच्छा। आज भी नंबर उसका याद है। हाँ। इतना फली है मुझे वो। हम्म। मैं उसको लिए तो मैंने मुड़ के, वही क्लास वाक्स सब वही 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 पीरियड था। अच्छा। तो फिर वो, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी आने जाने की। तो हम्म। और उस वक्त 6 रुपये लीटर पेट्रोल। पेट्रोल था। जी, टूटी। हाँ, टूटी ऑयल के टूटी साथ है में। यार, बता सही बात। अच्छा। अच्छा, एक टेक्निकल क्वेश्चन था। लोग कहते हैं गजल को कभी गाया नहीं जाता, उसे अदा किया जाता है, उसे जिया जाता है। इसको थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गजल सीख रहे हैं, तो खुद गुरु आपके सामने मौजूद हैं। पहली बात तो ये बता दूं मैं जी। कि 25 साल की उम्र से पहले हम्म। गजल नहीं गानी चाहिए, ना सीखना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि गजल फिलॉसफी की चीज है। अच्छा, मैच्योरिटी होनी चाहिए। मेच्योरिटी होनी चाहिए, और जब समझ में आता है कि हमारे लिए हो रहा है, ये जो गाना हो रहा है, अच्छा, रिलेट करना चाहिए। हमको किसके, आजकल धोखा ज्यादा खाए लोग हैं हाँ ना, हाँ हाँ। तो दिल जले। हमने मारा ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। वाह। तो जो आदमी अपने पर सोचता है ना, तो वो, जैसे पुराने गाने मैं पसंद करता हूँ, मोहम्मद रफी साहब के, हम्म। ये रात है प्यासी प्यासी, हाँ हाँ। प्यासी ना गुजर जाए, तुम बाहों में, रोमांटिक है ये, हम्म। तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त ठहर जाए,
ये रात प्यार, अगर किसी से मोहब्बत हो गई इस उम्र में, तब तो आप जान लीजिए गजल जरूर सुनेंगे आप। अच्छा। हाँ, तो मुझे तो मोहब्बत कई दफा हुई। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा ए- दिलचस्प पोर्शन है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए, कितनी मोहब्बतें हुई और बहुत किन किन से हुई? बहुत मोहब्बत हुई। अच्छा। हाँ, भाभी जी हो सकता है देख रही हूँ। कोई बात नहीं, भाभी जी सब जानती हैं। अच्छा, जानती हाँ, हैं। उनके नाम से वो सेफ खेल रहे हाँ, हैं। नहीं हाँ उनको सब मालूम है। जी। तो आपकी ये लव मैरिज है, अरेंज नहीं, है? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है। यस। और उसके बावजूद बताने की हिम्मत आपने जुटा हाँ, नहीं रखी नहीं, है। वाइफ को सब पता है मेरी अच्छा। पूरी कहानी। हम्म। और मेरी वाइफ जो, उसके बारे में दो मिनट बात कर लूँ, जी। वो जब मेरी लाइफ में आई, हम्म। वाइफ लाइफ में जब आई, हम्म। तो किस्मत और बदल गई। अच्छा। हाँ, देखिए, उनके आने के बाद मुझे रेलवे की नौकरी मिली। अच्छा। यस, उनके जी। आने के बाद। और मेरा बेटा पेट में था, मैं प्रेग्नेंट थी वो। हम्म। तो मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ बेटा बेटी जो भी हो, हम्म। वो 9 तारीख को हो। अच्छा। 9 हो, 3 हो, 7 हो, लेकिन 9 नंबर 1 पे है। हम्म। तो मेरा बड़ा बेटा जो है 9 दिसंबर 99 अच्छा। को हुआ, जी। और घर में हुआ। हम्म। हम पैसा वैसा रखे थे, कहीं अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। मिडवाइफ थी हमारे मोहल्ले में, उसने कहा भैया हम स्वस्थ बच्चा देंगे आप, हम्म। अस्पताल वाल कहीं ना जाओ। पहले होता ही था तभी। हम्म। तो जब हो गया बेटा, तो मुझे मेरी बुआ ने कहा कि जाओ बहू से मिल लो, हम्म। और बेटा मूल में पैदा हुआ, उसका मुंह देखना। हम्म। हम मिलने गए, कहने लगी कि आज क्या तारीख है? हमने कहा 9 तारीख है। हम्म। आपने क्या कहा था? कि लड़का लड़की जो भी हो 9 तारीख को। हमने कहा, अच्छा हम कह के भूल गए थे। हम्म। आज दिन मैं शॉक्ड हो गया यार। हमने कहा यार, वो लड़का मेरा है बहुत लकी, उसके लिए हमको सोचना नहीं पड़ा। हम्म। तो ऐसी पत्नी, जी। और जिस चीज पे हाथ रख दिया उसने, हम्म। वो मिला मुझे। और जिस चीज के लिए मना कर दिया, हम्म। वो नुकसानदायी मुझे बहुत हुआ। अच्छा। ये भी है। पत्नी का बहुत बहुत कुछ, मतलब उनका रोल है पतिव्रता मेरी लाइफ में। पत्नी रही हैं हाँ, वो, और वो तो मतलब आज भी, आपके लिए मतलब आप लकी समझ, चार्म रही हैं। लकी है, एकदम लकी, सो लकी। हम, हम्म। मैं बता नहीं सकता हूँ। हम्म। विदेश गया मैं पहली बार, जैसे शादी हुई, लड़का हुआ, मैं विदेश गया तुरंत, दुबई वहीं, पहले कभी नहीं गया अभी था। अगला प्रश्न मेरा यही था हाँ, आपसे कि हाँ। अभी तक तो चलिए लोकल आपने लखनऊ में जो भी ख्याति पाई, क्या लखनऊ क्लास में, पूरे तक, भारत में मैंने बहुत कार्यक्रम किए, अभी बम्बई दिल्ली लखनऊ से। से चलते हैं प्रदेश स्तर पे, हम्म। फिर चलेंगे देश स्तर पे, फिर चलते हैं पूरे हम्म। विश्व में कहाँ कहाँ आप गए, पहले प्रदेश से शुरुआत करते प्रदेश में कल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे, हैं जी। ऐसा कोई महोत्सव नहीं जहां मैंने ना गाया हूँ। हम्म। लखनऊ महोत्सव और ताज महोत्सव में 11 11 12 12 बार गाया। ठीक है। ताज महोत्सव मैंने स्टार्ट किया, हम्म। अनुराधा पौडवाल जी थी और मैं, हम्म। 92 में हम्म। स्टार्ट किया हम ही लोगों ने। हम्म। उसके बाद जितने महोत्सव अयोध्या में, अब इस बार भी राम जी का जो महोत्सव था, उसमें जब वो मूर्ति स्थापना हुई, तब भी 2 दिन मेरा भजन का कार्यक्रम था। हम्म। और देश में तो खैर कोई बचा नहीं, सब जगह गया हूँ मैं। हम्म। कंपनीज के लिए बहुत गाया, गवर्नमेंट आर्मी के लिए मैंने बहुत गाया, अच्छा। क्योंकि टीचर था आर्मी में। तो जी जब जी। अफसर मेरे दोस्त थे, तो आप समझ लीजिए कि मैं 4 बार तो कश्मीर गया हूँ। हम्म। अभी 5वीं बार नागालैंड गया था। अच्छा। नागालैंड जैसे सेंसिटिव स्टेट, हम्म। इतने अच्छे लोग, इतना म्यूजिक जानने वाले लोग कि ताजुब है। और आर्मी ने खूबसूरत मुझे भी बहुत बहुत है। घुमाया। खूबसूरत भी बहुत बहुत खूबसूरत है, गंदगी है नहीं। जी। और स्टेट और इंडिया में तो फिर मतलब बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ भी, तो हम बहुत जगह प्रोग्राम करे, हमको याद कलकत्ता, भी नहीं। कलकत्ता में तो मतलब इसकी संगीत की तो साधना होती सुनने वाले वहां पर है हैं। जी। मतलब आप एक एक चीज पे वो दाद देने वाले लोग, अगर गलत गा दिया तो टोक भी देंगे। अच्छा, संगीत की समझ हाँ, रखते हैं गुलाम मतलब। अली साहब को टोक दिया था। अच्छा। दरबारी गा रहे थे वो गजल, हम हंगामा की बप्पा। जी जी। तो कुछ सुर गलत लग गया, वो यूट्यूब पर है वो, जरा थोड़ा सा ये, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये गजल। अच्छा, जी। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, आह, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। आह, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। आह, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा, हंगामा, हंगामा,
हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, वाह डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। वाह वाह मिथिलेश भाई वाह, मजा आ गया। विदेशों में कहाँ कहाँ गए? हाँ, और विदेशों में मैं 11 कंट्री में गया हूँ। कौन कौन से? देखिए एशियन ये जो एशिया में तो अपने जितने ये दुबई, अबू धाबी, शारजाह, कुवैत सब में गया हूँ मैं। साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, सिंगापुर, हम्म। ये सब में गया हूँ कार्यक्रम करने। वहाँ भी होटलों में मैंने बहुत गाना गाया। अच्छा, हाँ, तो बड़ा बाकायदा इवेंट और कॉन्सर्ट होते होंगे। हाँ, वहाँ जी कॉन्सर्ट होते थे। जी। यहाँ अभी भी लोग बुलाते हैं। हम्म। एक हमारे दोस्त हैं वहाँ कनाडा में रहते हैं, वो इतने शौकीन है कि वो म्यूजिक के मारे वो दुबई आकर रह जा रहते हैं। अरे फिर हमको बुला लेते हैं यहाँ से कि आ जाओ तुम्हारे प्रोग्राम, तबला ही बजाते हैं बहुत अच्छा वो, और केमिकल इंजीनियर हैं। वाह, निशीत नाम उनका। कई दफ़ा बुलाया उन्होंने। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग देख रहे होंगे इसको, जो कि शायद इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर हैं। तो उनकी तरफ से एक सवाल मैं आपके लिए ले लेता हूँ। उनकी तरफ से ये सवाल है, मेरी तरफ से नहीं। मिथिलेश जी एक कॉन्सर्ट का कितना चार्ज करते हम्म। देखिए मैंने अपना कोई फिक्स पेमेंट नहीं बनाया। हैं? वेट लिस्ट नहीं है कोई? नहीं, जी। क्योंकि हमारे सुनने वाले गरीब भी हैं, हम्म अमीर भी हैं, बहुत अमीर भी हैं। हम्म। सबसे अच्छे सुनने वाले और पैसे देने में जो बढ़िया लोग हैं वो आम आदमी है, अच्छा। मिडिल क्लास, हम्म गरीब आदमी। हम्म पैसा देने में जो लीचड़ बना करते हैं वो बड़े लोग हैं। हम्म। हाँ, अच्छा। मतलब वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे शादी में अपने बेटे की, हम्म हमको देने के लिए 50,000 नहीं है। हम्म तो मैं कह देता हूँ हम्म कि भाई ये करोड़ों की शादी कर रहे हैं, 3 घंटे में बैठ के एंटरटेन करूंगा सबको, हम्म तो मेरे लिए 50,000 रुपये नहीं है आपको। हम्म तो अभी लेकिन चूंकि हम पुराने हैं काफी, तो हम ज्यादा पैसे में आर्गूमेंट भी नहीं करते। हम्म। ज्यादातर वो मेरे जानने वाले लखनऊ में है, जी। और बाहर वार जो बुलाता हूँ उनसे कहना नहीं पड़ता, वो सब समझदार हैं। हम्म एक बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं मांगता हूँ कि हमको बुला ना सके। हम्म। ये हमको हरभजन जायसवाल साहब ने सिखाया था जी। कि मिथिलेश बेटा एक ऐसा बना के रखो, ऐसा करो कि तुमको इतना रेट ना बनाना कि हम्म कोई तुमको बुला ना सके, हम्म। और इतना कम भी मत रखना कि तुमको लोग हल्के मिले हैं। वाह, तो वो हमने बना बड़ी रखा है। बड़ी बात है ये। हाँ भाई, पैसा मान सुनने वाले अगर अच्छे हैं तो पैसा माने नहीं लगता है, ये जान लीजिए। अच्छा ये बताइए, आज की डेट में जिस तरह से डिजिटल स्वरूप बदल गया है जी। सिंगिंग का, हम्म सुर, लय, ताल, मतलब तमाम चीजें पहले सीखी जाती थी, संगीत विशारद होना पड़ता था, और मतलब तमाम सारी चीजें होती थी। लेकिन आजकल जो डिजिटल युग है, हम्म। ऑटो ट्यून का जमाना हाँ है, हाँ हाँ। बहुत सारे सिंगर्स इस पे गा रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हैं, चल भी रहे हैं। इस पे मिथिलेश लखनवी का क्या सोचना है? देखिए मेरी एज हो गई 60, क्रॉस कर गया मैं। लगते नहीं है लेकिन हाँ, आप। और 40-45 साल से मैं ये सब गा रहा हूँ। जी। ये जो शॉर्टकट से आते हैं लोग ना, हम्म। बैंड बना लिया आजकल लोगों ने, जी 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 उसकी जी। कोई वैल्यू नहीं है। हम्म कुछ दिन गा लें, उसके बाद नए लड़के और बैंड बना लेते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हम्म 40 साल से लखनऊ में मैं गाना गा, 45 साल से मैं गा रहा हूँ। हम्म अभी तक तो मेरे सामने कोई नहीं आया जो बैठ के हारमोनियम बजा के मेरे सामने गाए। हम्म लखनऊ में हम लोग 4-5 लोग हैं जो हम लोग बैठ के हारमोनियम बजा के गाना गाते हैं। हम्म। एक है बड़े भाई हमारे किशोर चतुर्वेदी जी, जी। भजन सम्राट है वो। हम्म कमाल खान है, हम्म। कुलतार सिंह है, अच्छा। और एक लड़का और है प्रदीप अली। अच्छा। तो ये हम लोग 4-5 लोग हैं। प्रदीप अली। हाँ, ये सब जी छोटे भाई हैं मेरे। जी। ये हम लोगों से बचता है हम्म तब कोई प्रोग्राम होता है। बाकी तो आजकल नए लड़के भी हो गए हैं जो हमारे समय के थे, वो लोग यही पसंद करते हैं जो मैं गाता हूँ। हम्म नए लड़के, नए लोग जो ये सब आजकल बैंड आ गया, ये इसको पसंद करते हैं। हम्म तो कोई बात नहीं, बदलाव भी जरूरी है, नहीं उसका मैं बुरा नहीं मानता हूँ। हम्म लेकिन फिर भी मेरा संदेश है कि जो लोग गा रहे हैं, हम्म चाहे बैंड में गा रहे हैं, चाहे रफी गा रहे हैं, किशोर गा रहे हैं, वो सीखें जरूर। सीखेंगे तो देर तक चलेंगे। हम्म। और शॉर्टकट? शॉर्टकट 2 साल 3 साल, चाहे बहुत मैक्सिमम 5 साल, खत्म। हम्म। एक से चले जाए गाए आकर के ऑर्केस्ट्रा वाले। मिथिलेश जी कभी फिल्मों में गाना गाना चाहेंगे? बिल्कुल गाना चाहता हूँ। एक एक बार मैंने भोजपुरी फिल्म में गाया भी है, कौन सा? अरे अब याद नहीं है मुझे।
तो भोजपुरी मेरा अभी तो टेस्ट, गूगल कर लीजिएगा, मिथिलेश लखनवी जी के द्वारा गाया हुआ कोई भी भोजपुरी गाना हाँ, अगर मिले तो मुझे भी सेंड कीजिएगा। एक अमन श्लोक है, मुझे डायरेक्टर है वहाँ जी। बम्बई में, वो बहुत काबिल आदमी, गुलाम अली के शागिर्द है। हाँ हाँ। तो मुझको अनूप जलोटा ने उनके साथ भेज दिया कि जाओ एक भोजपुरी गाना गा लो। बम्बई में था बहुत दिन में, जी। तो मैं स्ट्रगल पे चला गया, उनसे मिला तो समझ नहीं पाया पहले वो, कह रहे यार अनूप जी तो ऐसे ही भेज देते हैं सबको, क्या गाते हैं आप? मैंने कहा मैं तो गजल गाता हूँ। तो खाना खा रहे थे, हाथ रुक गया उनका, गजल गाते हैं? किसकी गाते हैं? हमने कहा सब की गाते हैं। गुलाम अली गाते हैं? हमने कहा गाते हैं। तो खाना छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा सुनाइए, हमको हारमोनियम दीजिए। अब और चौंक गए, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर जी। हैं, गुलाम अली के शागिर्द, अमन श्लोक उनका नाम। अच्छा। फिर जब मैंने सुनाया तो महफिल जम गई वहां पर। अच्छा। हमसे बोले प्रभु कहाँ आप भोजपुरी में आ गए, आप यहाँ दूसरी चीज है, हाँ। आप कभी भोजपुरी गाना मत गाइएगा। अच्छा। हाँ, मुझे मना कर दिया कि मैं आपसे भोजपुरी नहीं गाऊंगा, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं भाई, आप फिल्म में गाइए, फिल्मी गाना गाइए, गजल गाइए, ये आपका कैरियर मैंने कहा आप करूंगा। अच्छा, अगर मिथिलेश लखनवी जी को मौका मिले बॉलीवुड में या मतलब हिंदी फिल्मों में गाना गाने का, जी, तो वो किस टाइप का गाना प्रेफर करेंगे? रोमांटिक या नहीं, सब तरह गाने गाता हूँ मैं, जी। सब तरह का। मुझे भाई वो तो मुझे डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कैसा मुझसे गवा ले, है ना। हालांकि मेरी पसंद जो है वो सैड गाने हैं। अच्छा। हाँ, सैड गानों में सबसे ज्यादा किसके? मुकेश जी के? मुकेश जी के नहीं, मोहम्मद रफी साहब के, मुकेश जी के भी। हाँ, किशोर दा ने भी एक से सैड जी। गाने गाए हैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहूं, हाँ हाँ हैं? हाँ। तो गाने सभी गा सकता हूँ मैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है वो गवा लेता है गाने। अच्छा। वो हम उसमें कुछ होते हैं प्लेबैक में, म्यूजिक डायरेक्टर गवाता है। बिल्कुल मौका लगे तो बिल्कुल गाऊंगा। एक गाना बड़ा प्यारा सा है, ये रातें ये मौसम। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, वाह। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। हाँ, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, वाह। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लवाने लगा जिंदगी का मजा। वाह। ये रहा आपकी दुआओं से, जी। भगवान की कृपा से 5,000 से ऊपर गाने गजल मुझे याद है। मैं डायरी से बहुत नहीं उम्दा, गाता हूँ। बहुत उम्दा। हाँ, सब जानते हैं इस बात को। जी। बस हारमोनियम दे दो, बैठ जाओ सुनने के लिए, मैं जी। सुनाता रहूं। अच्छा, ये बताइए मिथिलेश जी कि आपका आज तक ऐसा कोई गाना जो आपने गाया हो और जिसके बाद में आपको बहुत ही रूहानी, आध्यात्मिक, अंतरात्मा से बहुत सुकून मिला हो, ऐसा कोई जी, गाना? एक गाना मैं गाता हूँ, गाना तो सब जी। हीरे मोती की तरह है, जी। मगर एक गाना संगम फिल्म का है, जी। ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, ये एक दिल के दो अरमान हैं। तरन्नुम में हो जाए। हाँ, तो ये राग शिवरंजनी है, शिवरंजनी मुझे पसंद है बहुत। जी। ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम, बहुत सी कंपोजिशन है ये। हम्म। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास। पिक्चर पर देखी संगम? नहीं, मैंने हाँ, नहीं देखी, माफ करना। पिक्चराइजेशन का जबरदस्त है, जब आप उसको महसूस करेंगे तब गाना। हम्म। राज कपूर, राजेंद्र कुमार, बजंती माला। हम्म। राज कपूर लड़ाई पे गए, मर गए, मरे नहीं मतलब, लेकिन वो ऐसा पीछे दिखा कि मर गए, वो हम्म। शहीद हो गए। और वो पहले से प्यार करती है राजेंद्र कुमार से, हीरोइन जो है। हम्म। तो अचानक वो वापस आ जाता है, अच्छा। राज कपूर, हाँ। जो मेन इनकी, जिससे शादी उसी से हो जाती है। हम्म। तो एक लेटर होता है इसका, जी। राजेंद्र कुमार उसको लिखते हैं, गोपाल नाम रहता है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज कि ना तुम हो। नाराज ना होना। वो उन्होंने जी। लिखा होता है उनको, वो लेटर राज कपूर साहब पकड़ लेते हैं। हम्म। तो कुछ बोलते हैं नहीं। ऐसे माहौल पे अगर आदमी ना बोले हम्म। तो बहुत मुश्किल होता है औरत का जीना। हम्म। तो वो जान जाती कि जान गया ये।
तो महफिल में ले जाता है उसको, दारू भी पीता है, तो फिर ये गाना होता है, अच्छा। समझाती कि नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हारी हूँ, मैं उसकी हम्म। नहीं हूँ, ये वो है। क्या है, तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं, भगवान से भी वो आस नहीं, ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम, एक दिल के दो, कह रही हम इंसान है, गलती हो गई है हमसे, लेकिन अब हमको माफ करो, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, संबंध रहता भी नहीं है। ये गाना हम कभी आप सुनिए, पिक्चर तो मैं जी। बम्बई जाता हूँ, आता हूँ, लोग सुनते हैं बहुत। अब आपसे एक लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें 2 सवाल एक्चुअल में छुपे हुए हैं। जो आजकल के जो नौजवान हैं या जो भी युवक-युवतियाँ हैं, वो जो गज़ल गायकी की विधा में आना चाहते हैं, उनके लिए मिथिलेश लखनवी का क्या संदेश है? और दूसरा ये है कि आज जैसे संगीत है, वो शॉर्ट म्यूज़िक वीडियोज़ में या तेज़ बीट्स या डिस्कोथेक्स या बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाले गानों में सीमित होके रह गया है। देखिए, जी। अभी मैंने क्या बताया था कि जो शॉर्टकट होता है हुँ, वो बहुत दिन नहीं चलता है। ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ, मैं उपदेशक भी नहीं हूँ, हुँ। फिर भी मैं जो सीखना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा, अगर गज़ल गाना चाहते हैं, तो किसी मुस्लिम उस्ताद का, हुँ, या जो ना हो कोई हिंदू ही हो जो उर्दू जानता हो, ठीक है। उसका साथ ज़रूर करें। हुँ, उससे तलफ़्फ़ुज़ ठीक होगा एक तो। ठीक है। और किसी अच्छे उस्ताद से, अच्छे गुरु से तालीम लें, गाना सीखें। हुँ, गज़ल गायकी में सीधा गाना तो होता नहीं है, हुँ। टेढ़ा-मेढ़ा, तो वो 2 चीज़ें ज़रूर करें। जी, फिर इस फ़ील्ड में आएँ, मैं बता रहा हूँ, चैलेंज अगर आप सीख के आएँगे, जितने बच्चे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो बहुत तरक्की करेंगे, बहुत दूर तक जाएँगे। बहुत ही उम्दा। एक कोई ऐसा ऐसा मैसेज जो चलते-चलते हमारे दर्शकों को देना चाहें आप, ताकि हम लोग दोबारा बैठें मिथिलेश भाई के साथ में, क्योंकि अभी सवाल बहुत सारे बाकी हैं। इतने सवाल हैं क्योंकि अभी ये एक अंश है। ये अगर हम लोग गज़ल गायकी के ऊपर और मिथिलेश भाई के जीवन के ऊपर अगर हम लोग बात करने पे आएँगे, तो शायद थोड़ा समय कम पड़ जाए। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये पार्ट 1 है। हम अगला पार्ट आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे और बहुत ही जल्द लेके आएँगे, ये हमारा आपसे वादा रहा। लेकिन चलते-चलते इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं, लेकिन महफ़िल सुरीली थी, तो एक बेहतरीन नगमे के साथ में जो इनके बहुत दिल के नज़दीक हो, ऐसी कोई ग़ज़ल, ऐसा कोई गाना या कुछ भी जो ये सुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, ये ख़ास सिर्फ़ दर्शकों के लिए है। जी, जी, शौर्य जो कह रहे हैं, हम भी वादा करते हैं कि दोबारा फिर हम आएँगे और आपके हारमोनियम के साथ आएँगे। वाह! तो एक गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, हुँ, वैसे हुँ। बहुत सी गज़लें तो मेरे लिए सब हीरे मोती की तरह हैं। राहत इंदौरी की गज़ल एक है, जी। मैं अक्सर उसको गुनगुनाता हूँ महफ़िलों में। हुँ, हुँ। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते आहा! क्यों हैं। एक नौजवानों के लिए एक मैसेज दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे विदा लूंगा। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और लोग इस मोड़ पे आ आके फिसलते आहा! क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। वाह! एक मैसेज और, आजकल के नौजवानों को, पढ़ाई जरूर करें,
पढ़ाई करें और साथ साथ म्यूजिक भी सीखें, तब आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आजकल डिजिटल ज़माना है, हम लोग बहुत पीछे हैं सब चीज़। मेरा बेटा बहुत तेज़ है, वो सब कुछ करता है वो। तो ये नौजवानों से मेरा कहना है कि आप पढ़ाई ज़रूर करें, पढ़ाई पूरी करें और गाना भी सीखें, और जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर जम के सीखें और खूब गाएँ। और एक और सवाल अच्छा-सा आ गया। अगर कोई मिथिलेश लखनवी जी से सीखना चाहे तो वो कैसे संपर्क कर हुँ। सकता है? वो मुझसे संपर्क शौर्य के ज़रिए कर सकते हैं आप। शौर्य मेरे छोटे भाई हैं, दोस्त भी हैं। वैसे आजकल मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ एक हज़रतगंज में लाप्लास अपार्टमेंट में। अ, वो हमारे एक फ्लैट है वहाँ पर, बी 105 नंबर। उसमें मैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सिखाता हूँ। गज़ल गायकी सिखाता हूँ। तो वहाँ वही आते हैं जो सीखे हुए हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ, और जिनको मुझसे घर पे सीखना हो, मुझे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर साझा कर दिया जाए आपका? या बिल्कुल। आपकी फ़ेसबुक आईडी वायरल कर दी जाए ताकि लोग आपसे संपर्क हाँ, कर स्थापित कर सकते सकें? हैं। वैसे जी। मेरा नंबर है 9956368497, नोट कर लीजिए सब लोग। 9956368497, इस पे आप कॉल करिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। तो ये थे हमारे साथ में गज़ल गायकी के एक जाने-पहचाने नाम मिथिलेश लखनवी जी। इनके साथ में अगला एपिसोड मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम लोग जल्दी ही और ज़रूर शूट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं और कोशिश करेंगे कि हम अपना माइक और कैमरा लेके इनकी वर्कशॉप में भी जाएँ और देखें कि लोग किस तरह से सीख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं